डिटर्मिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसके पहले के लेक्चर में जो लोग नहीं थे, अब पूरा रिवाइज करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन एक हल्का सा हिंट मैं आपको दे दे रहा हूँ। जैसे आप ये सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक जनरल कोई रिएक्शन है, इसमें रिएक्टेंट कन्वर्ट होता है प्रोडक्ट में। और जब कभी भी हम सभी लोग रेट को लिखते हैं तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्टिव मास ऑफ आर लिखा। और इसके मैंने कुछ पावर, आप भी फ्री हो अपना यूज करने के लिए, मैंने एक पावर लगा दिया एन। कभी भी याद रखिएगा, जब आप ऐसा इक्वेशन लिखो, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग इसके पहले के लेक्चर में नहीं थे, उन्हें शार्ट में इस बात को केवल मेमोरी में लाना है कि अगर ऐसा इक्वेशन कहीं लिखा गया हो, रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन के पावर में जो भी यहाँ पर क्वांटिटी लिखी गई हो या सिंबल लिखा गया हो, जो भी लिखा गया होगा, इसी पावर को ही हम लोग नाम देते हैं क्या, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने क्या बोला, शायद आप समझ रहे होंगे, इन जनरल समझ रहे होंगे, और जो लोग क्लास लिए हो वो तो क्लियर ही होंगे। ये जो इक्वेशन लिखा गया, इस इक्वेशन को क्या बोलते हो आप, रेट लॉ बोलते हो। इस इक्वेशन को रेट लॉ कहते हैं। रेट लॉ इक्वेशन में जो रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशन का जो पावर है, इसी पावर को ही आपको लेना है। यदि एक से अधिक रिएक्टेंट हैं तो सभी के पावर को आपको क्या करना है, ऐड कर देना है। और ऐड करने के बाद जो भी इसका मैग्नीट्यूड आएगा वो आपका कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। उसी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम सभी लोग यहाँ डिटरमाइन करने की बात कर रहे हैं कि किसी भी अननोन रिएक्शन के ऑर्डर को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। इसके लिए हमारे पास नंबर ऑफ मेथड्स हैं जिसका यूज करके हम सभी लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को डिटरमाइन कर सकते हैं। तो इसके लिए पहला मेथड जो यूज किया जाएगा वो हम लोग देखें यहाँ पर, पहला मेथड कौन सा यूज करना है। और ऐसे ही जैसे आप हेडिंग बनाने चल रहे हो, इसी तरीके से क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा सेक्शन बी में, ये क्वेश्चन आपको मिल सकता है। और वो क्या होगा, पहला मेथड, उसका नाम है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन के नाम से इसको जानते हैं, मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, चलिए जरा आप लोग जो लोग पढ़े हो, जो लोग शुरू से हो लेक्चर में, बताओ जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू क्या होती है। जीरो ऑर्डर के लिए के की वैल्यू एक्स अपान टी होता है, यही ना। और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये के जीरो था, एक के वन क्या था, 2.303 अपान टी लॉग ऑफ ए अपान ए माइनस एक्स टू दी बेस 10। और अगर हम के टू की बात करें, केवल एक ही आप याद कर लो तो भी आपका चलेगा, क्योंकि इक्वेशन बदल सकता है लेकिन यूनिट चेंज नहीं होगी। कल मैंने आपको बताया था कि यूनिट जो के टू की होगी, वो चाहे दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एक हो या दोनों रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, वहां पर यूनिट आपको सेम मिलेगी। के टू में क्या लिखा था, 1/टी एक्स अपान ए इंटू ए माइनस एक्स के रूप में लिखा हुआ था। ये जो इक्वेशन है, इनको नाम देते हैं इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट लॉ। दीज इक्वेशंस आर कॉल्ड इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन या इंटीग्रेटेड रेट लॉ। अब देखो करते क्या है, एक को समझ लो, सबने वही करना है। जैसे यहाँ टी क्या है, जो लोग नहीं थे ध्यान रखें, टी जो है टाइम है, और एक्स क्या है, एक्स जो है बना हुआ प्रोडक्ट का अमाउंट है या खर्च हुए रिएक्टेंट का अमाउंट है। अमाउंट मतलब कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन में कौन सा कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन। यानी ये मोलर कंसंट्रेशन है और ये क्या है, टाइम है। अगर हम टाइम को चेंज करेंगे तो मोलर कंसंट्रेशन भी क्या होगा, चेंज होगा। हम क्या करेंगे, अलग अलग टाइम पर अलग अलग एक्स की वैल्यू लेंगे और एक्स बाई टी वैल्यू रख करके के जीरो की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। ठीक, मान लीजिए कि आपने सब चार एक्सपेरिमेंट किया,
4 एक्सपेरिमेंट किया, 4 में क्या किया, एक आपने लिया T1, एक आपने लिया T2, एक आपने लिया T3, एक आपने लिया T4। तो T1 टाइम पर आपने कंसंट्रेशन जो लिया वो X1, T2 पर जो लिया आपका X2, T3 पर आपका X3, T4 पर आपका X4। जितने भी एक्सपेरिमेंट आपने किया, अब आप पहले में K0 क्या करोगे, X1/T1, फिर अगला क्या करोगे K0 X2/T2, फिर अगला क्या करोगे K0 X3/T3, अगला क्या करोगे K0 X4/T4। यदि ऐसा करने पर, यानी आपने जीरो ऑर्डर के रिएक्शन में जी और एक्स की वैल्यू को रखा, यदि ऐसा करने पर हर एक्सपेरिमेंट में K0 की वैल्यू एक ही आ जाए, हर एक्सपेरिमेंट में K0 यानी रेट कांस्टेंट की वैल्यू एक ही आ जाए, तो आप सीधे कह दोगे कि हमारा रिएक्शन जीरो ऑर्डर का है। क्यों? क्योंकि हमने कौन सा इक्वेशन यूज किया है, जीरो ऑर्डर का यूज किया। जीरो ऑर्डर के लिए हमने क्या निकाला, K0 की वैल्यू अलग अलग एक्सपेरिमेंट में, यदि सभी एक्सपेरिमेंट में K0 की वैल्यू सेम आ जाती है तो हम कह देंगे रिएक्शन हमारा जीरो ऑर्डर का है। अगर ये बात आपको, ये लैंग्वेज मेरा समझ में आ गया, यही कहानी सबके साथ करना है। मतलब आप अलग अलग टी पर एक्स रखे हो ना, बोलो जी, अलग अलग टी पर एक्स रखे हो, यहां पर भी एक्स है कि नहीं है, अलग अलग टी पर एक्स की वैल्यू आप रखोगे और क्या निकालोगे, K1 निकालोगे। जितने एक्सपेरिमेंट आप करो, सभी एक्सपेरिमेंट में क्या हो जाए, K1 की वैल्यू यदि कांस्टेंट आ गई, तब आप एक कह दोगे कि रिएक्शन कैसा है, फर्स्ट ऑर्डर का है, क्योंकि हमने K1 की वैल्यू को कैलकुलेट किया, अर्थात फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के इक्वेशन को हमने यूज किया। यही कहानी देखो, यहाँ पर टी फिर है, टी भी है और एक्स भी है, यहाँ भी टी रखो और क्या रखोगे, एक्स। अलग अलग टी पर अलग अलग एक्स की वैल्यू रखो और क्या निकालोगे, ये K2 की वैल्यू। यदि आपका K2 की वैल्यू यहाँ कांस्टेंट मिल जाती है तो बोलोगे रिएक्शन कैसा है, वो सेकेंड ऑर्डर का है। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यही कि हम इंटीग्रेटेड रेट लॉ या इंटीग्रेटेड इक्वेशन का यूज करके डिफरेंट टाइम पर हम रेट कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। जिस इक्वेशन में रखने के बाद रेट कांस्टेंट की वैल्यू कांस्टेंट आती जाए, हम बोलेंगे हमारा रिएक्शन उसी ऑर्डर का है। यदि वो जीरो ऑर्डर वाले इक्वेशन में रखने पर K0 की वैल्यू कांस्टेंट आएगी तो हमारा जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा, K1 आया तो फर्स्ट ऑर्डर का रिएक्शन होगा, और K2 के लिए आया तो सेकेंड ऑर्डर, या इस तरह से ऑनवर्ड आप करते जाओगे। ये है वह मेथड जिसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मैं क्या बोल गया, समझा कुछ? यानी हम क्या करेंगे, डिफरेंट टी पर डिफरेंट एक्स की वैल्यू रखेंगे और सभी के लिए क्या निकालेंगे, करिस्पॉन्डिंग रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकालेंगे। जिस इक्वेशन में रखने के बाद रेट कांस्टेंट की वैल्यू यदि आपको कांस्टेंट मिल जाती है, तो आप कहोगे कि उसी के करिस्पॉन्डिंग क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। तो आप इस पर कमेंट करिएगा। इन दिस मेथड इन दिस मेथड द वैल्यू ऑफ रेट कांस्टेंट is calculated by putting different t values and different x values different x values in corresponding integrated integrated rate equation integrated rate equation integrated rate equation full stop if rate constant comes constant in all experiments then the
order of reaction, then the order of reaction will be accordingly, यानी उसी के अनुसार ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा। आगे यहाँ तक। अब लास्ट लाइन, डिफरेंट डिफरेंट इंटीग्रेटेड डिफरेंट इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन different integrated rate equation is given as below. Different integrated rate equation is given as below. हो गया। ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ऑर्डर इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, ये आप एक छोटा सा टेबल फॉर्मेट बनाएंगे। नंबर 1 0, ऑर्डर में जीरो, जीरो ऑर्डर का K0 x/T। नंबर 2 फर्स्ट ऑर्डर, यहाँ K1 2.303/T log A minus x to the base 10। नंबर 3 सेकेंड ऑर्डर, K2 1/T x A into A minus x। या इसी का दूसरा क्या लिखा गया था, K2 1/T into 1/A minus B log of B A minus x A B minus x। ये इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस हैं।
हो गया ये कंप्लीट। उसके बाद चले नेक्स्ट, दूसरा मेथड, नंबर 2 मेथड, हाफ लाइफ मेथड। हाफ लाइफ मेथड, चलो भाई, जो लोग पढ़े हैं उनसे क्वेश्चन। जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ, बोलो हाफ लाइफ। चलो अब मैं और हिंट कर रहा हूँ, जीरो ऑर्डर के लिए हाफ लाइफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच क्या रिलेशन है? नहीं, मैं रिलेशन डायरेक्ट पूछ रहा हूँ, अब जरा बताओ, याद करो। कुछ प्रपोर्शनल ऐसा कुछ की बात हम लोगों ने किया था, याद आया? जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल कंसंट्रेशन। फर्स्ट ऑर्डर में हम लोगों ने जब इक्वेशन डेराइव किया था तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑर्डर के लिए टी हाफ की वैल्यू इनिशियल कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं होती। सेकेंड ऑर्डर में आप याद करो, वहां पर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अब यही अगर थर्ड ऑर्डर आपको कन्वर्ट करना होगा तो इनिशियल कंसंट्रेशन के स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। स्क्वेयर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल अभी लिखिएगा नहीं, यहाँ देखिए, ये मैं मेंशन कर रहा हूँ। जीरो ऑर्डर के लिए टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, और फर्स्ट ऑर्डर के लिए ये इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए इंडिपेंडेंट, सेकेंड ऑर्डर के लिए ये इनिशियल कंसंट्रेशन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर ये थर्ड ऑर्डर कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/a का स्क्वेयर। ये जनरल इक्वेशन आपके पास है हाफ लाइफ का। यदि मैं आपसे कहूं कि भाई ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इंडिपेंडेंट है, और ये आपका क्या हो गया, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, और ये आपका स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो हम इन जनरल लिख सकते हैं टी, टी हाफ, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/a के पावर n-1। 1/a के पावर n-1। आइए प्रूव करते हैं, पहले जो इक्वेशन रखेगा इनको प्रूव करके दिखाता हूं पहले आपको। n जो है वो ऑर्डर है, n क्या है, ऑर्डर है। ठीक, यदि मैं आपसे कहूं कि n की वैल्यू आप जीरो रखो, n की वैल्यू यदि जीरो रखोगे तो क्या मिलेगा, टी हाफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू जीरो, आपका जीरो-1, यानी कि -1 मिलेगा ना, ए के पावर, ए के पावर -1। ए के पावर जब -1 हो गया, क्या ये वाला इक्वेशन आया कि नहीं? अरे भाई, ए इनवर्स को ऊपर ले जाओगे क्या हो जाएगा, वो ए हो जाएगा। ये रिलेशन मिल गया। अगर मैं कहूँ n की वैल्यू आप 1 रखो, n की वैल्यू अगर 1 रखोगे तो क्या मिलेगा, टी हाफ, ये हो जाएगा ए के पावर 1-1, यानी आपका टी हाफ ए के पावर क्या, जीरो। ए के पावर जीरो का मतलब क्या हो गया, 1। अर्थात ये वैल्यू क्या हो गई, कांस्टेंट वैल्यू हो गई। यानी टी हाफ फर्स्ट ऑर्डर के लिए क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन होगा। अगर मैं यहाँ पर n की वैल्यू 2 रखने के लिए कहूँ, अगर n की वैल्यू आप 2 रख रहे हो, तब क्या हो जाएगा, 1/a के पावर 2-1, यानी आपका ये क्या हो जाएगा, टी हाफ, ये हो जाएगा 2 1 हो गया, यानी 1/a। ये वाला इक्वेशन आ गया, देखो बात समझो, देख लीजिए आप। 2-1, ए के पावर 1, यानी आपका ये इक्वेशन आ गया। अगर मैं कहूँ n इज इक्वल टू 3 रखो तो क्या हो जाएगा, टी हाफ, यहाँ पर आपका ए 3-1, यानी आपका ये हो जाएगा 1/a का स्क्वायर। देखिए आपके पास इक्वेशन आ गया। तो हमारे पास क्या है, एक जनरल इक्वेशन मिल गया, किसके बीच, टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच। अब इसी इक्वेशन को अप्लाई करके हम सभी लोग ये एन की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि कंसंट्रेशन जो होता है मेजरेबल होता है। कंसंट्रेशन मेजरेबल होता है, वो ऑर्डर कैलकुलेटिव होता है। कंसंट्रेशन जो है वो मेजरेबल होता है, और ऑर्डर जो है वो कैलकुलेटिव होता है, ध्यान रखो। तो ऑर्डर को क्या करेंगे हम यहाँ पर, कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक, कैसे,
मैं आपसे कहा कि आप ये मान लीजिए कि इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है। इनिशियल कंसंट्रेशन A1 है तो आप टी हाफ को क्या लिख सकते हो? टी हाफ वन। टी हाफ वन। टी हाफ वन अगर लिखना होगा कैसे लिखा जाएगा? टी हाफ वन प्रोपोर्शनल टू A1 यानी के पावर -1। अगर यही आपका इनिशियल कंसंट्रेशन क्या हो जाए A2, क्या लिखोगे आप? टी हाफ टू प्रोपोर्शनल 1/A2 के पावर n-1। अब अगर प्रोपोर्शनल को हटाते हो तो कोई कांस्टेंट आप यूज करोगे? करोगे। तो अगर हम कहें कि T1/T2 निकाल लो, T1/T2 निकालोगे, ये प्रोपोर्शनल आपका जो है यहाँ से हट गया, तो ये आपका ये वैल्यू हो जाएगी ना। तो क्या लिख सकते हो? A2/A1 का होल पावर क्या हो जाएगा? n-1 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब T12/T12 इज इक्वल टू क्या होगा? A2/A1 का होल पावर n-1। अब इसी n-1 को सॉल्व करना है। तो n-1 को सॉल्व करने के लिए क्या करो? लॉगरिथम मेथड अप्लाई कर दो। लॉगरिथम मेथड अप्लाई करोगे तो log इतना और हो जाए क्या? n-1 log A2/A1 के फॉर्म में आ जाएगा। अब आप n-1 की वैल्यू निकाल लो। जब n-1 की वैल्यू निकल जाएगा, जो इक्वेशन आपको मिलेगा वहां से n की वैल्यू को आप कैलकुलेट कर लोगे। यही n क्या है हमारा? n क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो इस तरीके से हाफ लाइफ मेथड का यूज करके हम सभी लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये जनरल इक्वेशन याद रखना कि हाफ लाइफ पीरियड की जो वैल्यू होती है इन जनरल, अगर हमारे पास कोई nth ऑर्डर का रिएक्शन है उसके लिए ये जनरल इक्वेशन है। इसी इक्वेशन को दो अलग अलग कंसंट्रेशन A1 और A2 पर मॉडिफाई करेंगे। जब A1 पर मॉडिफाई करेंगे तो हाफ टी हाफ क्या हो जाएगा? टी हाफ वन का फॉर्म होगा। अगर A2 मॉडिफाई करेंगे तो टी हाफ टू। ये दो अलग अलग कंसंट्रेशन पर दो अलग अलग हाफ लाइफ की वैल्यू आ गई। और उसके बाद दोनों का रेशियो निकाल लेंगे। रेशियो निकाल करके n-1 के लिए हम सॉल्व कर देंगे बाई लॉगरिथम मेथड, और वहां से हम n की वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे। अब n की वैल्यू आपका 0 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है। व्हाटसोएवर डिपेंड करेगा कि वो कंसंट्रेशन और हाफ लाइफ के बीच का रिलेशन है क्या। बातें कुछ समझ में आई? क्या करेंगे हम लोग कि जनरल टी हाफ और इनिशियल कंसंट्रेशन के बीच का रिलेशन निकालेंगे, और वहां से एक आपका हाइपोथेटिकल जो ऑर्डर माना गया है एन की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाएगा। इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो आइए इसको मेंशन करें। हेडिंग हो चुका है ना? लिखिएगा फॉर जीरो ऑर्डर, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन T half directly proportional to A. For zero order reaction, T half directly proportional to A. For first order reaction, T half is independent of बोलो initial molar concentration, initial molar concentration for second order reaction, for second order reaction T half proportional 1/A. For third order reaction T half proportional A का स्क्वायर। तो इन जनरल फॉर nth ऑर्डर, फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन, nth ऑर्डर रिएक्शन क्या लिखोगे? टी हाफ प्रोपोर्शनल 1/A के पावर n-1।
nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए हम लोग यहाँ पर ये जनरल इक्वेशन यूज कर दिया। हो गया, आगे बढ़े। तो क्या करोगे इसको अब, बोलो क्या करोगे अब इसके बाद। दो अलग अलग कंसंट्रेशंस पर टी हाफ को लिखोगे, यानी एक कंसंट्रेशन A1 एज्यूम करो, तो टी हाफ 1 कर दीजिए। अब टी हाफ अगर आप न लिखना चाहो तो टी हाफ को टी एज्यूम कर लीजिए, T1 T2 के फॉर्म में लिख सकते हो साथ में लिखने के लिए, ये आप अपने स्वेच्छा से कर सकते हो ऐसा। तो आए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आए टू डिफरेंट डिफरेंट इनिशियल मोलर concentration, we can write we can write T half 1 proportional to A1 के पावर n-1, T half 2 proportional A2 के पावर n-1, taking ratio we get, तो क्या हो जाएगा, T half 1 अपान T half 2 इज इक्वल टू, प्रोपोर्शनल हटाओगे कांस्टेंट लाओगे, रेशियो लोगे तो क्या होगा, कांस्टेंट कट जाएगा। अब क्योंकि 1 अपान में सब केस है, तो 1/A1 1/A2 ये हो जाएगा, तो A2 ऊपर हो जाएगा, A2 के अपान A1 और फुल के पावर n-1 n-1। अब इसका क्या करना है, लॉग ले लीजिए ना, टेकिंग लॉग। अगर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म नहीं है तो लॉग हमेशा 10 के बेस पर एज्यूम किया करिए आप, लॉग हमेशा 10 के बेस पर, क्योंकि वही हमारा कैलकुलेटिव लॉग है जिसका हमें लॉग टेबल अवेलेबल है, ठीक है। तो ये टेकिंग लॉग ऑफ एबो इक्वेशन, टेकिंग लॉग ऑफ एबो इक्वेशन, तो वी गेट, तो क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ टी हाफ 1 अपान टी हाफ 2 इज इक्वल टू, पावर है तो पावर है मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, तो n-1 log ऑफ A2 अपान A1 टू द बेस 10। अब इसको अगर लिखना चाहो लिख सकते हो, log टी हाफ 1 माइनस log टी हाफ 2, बोल भाई, लिख सकता है ना। इधर क्या हो गया, इज इक्वल टू n-1 log A2 माइनस log A1, बोलिए भाई, बोलो जी, यही होगा। भाई log A अपान B, क्या लिखते हो, log A माइनस log B। अब बताओ n-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n-1 बराबर log
टी हाफ 1 माइनस लॉग टी हाफ 2 डिवाइडेड बाई लॉग A2 माइनस लॉग A1। तो हमारा n वैल्यू क्या हो जाएगा? 1 प्लस हो जाएगा ना, 1 प्लस हो जाएगा भाई, माइनस उधर ले जा रहे हो तो 1 प्लस हो गया। 1 प्लस लॉग टी हाफ 1 माइनस लॉग टी हाफ 2 अपान लॉग A2 माइनस लॉग A1। तो n क्या था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इस तरीके से इक्वेशन का यूज करके हम सभी लोग ऑर्डर को कैलकुलेट कर सकते हैं। छप गया। हम्म, नंबर 3, मेथड 3, डिफरेंशियल मेथड। डिफरेंशियल मेथड। इस मेथड को डेवलप करने वाले जो वर्कर थे वो ओस्टवाल्ड नाम था। फिलहाल बहुत ज्यादा आपको माथापच्ची साइंटिस्ट को करनी ही करनी है। अब देखिए डिफरेंशियल, जो लोग पहली बार आ रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये नया टॉपिक जरूर, नया क्या पूरा का पूरा नया है ही। हमने डिफरेंशियल रेट लॉ आपको लिखना बताया। डिफरेंशियल रेट लॉ कैसे लिखते हो? अभी लिखिएगा नहीं कुछ, आप लिखते हो dx अपान dt लिखते हो। ठीक। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके पास ये रिएक्टेंट है और ये जा रहा है आपका प्रोडक्ट में, और इसका डिफरेंशियल रेट लॉ लिखो। तो डिफरेंशियल रेट लॉ जो लिखोगे, आप अपने मन से, कुछ नहीं नोन है, कुछ ही पता आपको नहीं है, तो अपने मन से आप अपना बना सकते हो क्या? dx अपॉन dt डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ ए के पावर n। अपने मन से लिख दो आप, ये फ्री हो। जब कुछ नोन नहीं है, जनरल किसी को एक्सप्लेन करना है, आप n को लेकर के एक्सप्लेन कर दीजिए। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर दिया हुआ है तब तो ठीक है, अगर n की वैल्यू दी हुई है तब तो आपको मजबूरी है वो रखना ही है। लेकिन अगर n की वैल्यू नहीं दी हुई है तो अपने मन से आप एक्सप्लेन करते समय ये एज्यूम कर लीजिए कि हमारा जो ऑर्डर कितना है, ऑर्डर कितना है, कि पावर ही ऑर्डर है जी, पावर ही ऑर्डर है तो n हो गया। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू के और एक्टिव मास ऑफ ए के पावर n। ठीक। अब ये क्या है? इसको बोलेंगे रेट।
dx अपॉन dt इज कॉल्ड रेट। अब क्या हम लोग थोड़ा सा कम जगह ले हमारा और हम जल्दी लिख पाए, हम इसको आर लिख देते हैं। मैंने इसको बताया हुआ है शुरू में, हम इसको आर लिख देते हैं। तो आर इक्वल टू क्या लिखेंगे, के एक्टिव मास ऑफ ए के पावर एन। ये बताओ ये अंदर जो ये वाला भाग क्या है, जो आपने बड़े ब्रैकेट में लिखा हुआ है, क्या पढ़ते हो उसको आप? एक्टिव मास पढ़ते हो। एक्टिव मास का मतलब मोलर कंसंट्रेशन। अगर मैं आपसे कहूं कि मोलर कंसंट्रेशन को आप रिप्रेजेंट कर दो सी द्वारा, अगर मोलर कंसंट्रेशन कर दिया जाए सी द्वारा रिप्रेजेंट कर दो, जनरल बात हो रही है बात। अगर सी द्वारा रिप्रेजेंट कर दिया जाए तो क्या हम लोग लिख सकते हैं आर इक्वल टू सी के पावर एन? लिख सकते हैं कि नहीं? यानी सी इज द मोलर कंसंट्रेशन। अगर मैं ऐसा लिख सकता हूं तो ये साफ साफ जाहिर हो रहा है आर की वैल्यू किस पर डिपेंड है, सी पर डिपेंड है। इसका मतलब अगर मैं C1 करूं, अगर मैं C1 करूं तो हमारी मजबूरी हम यहाँ क्या करेंगे तब, R1 करेंगे, और हमारा हो गया K और पावर क्या रहेगा N। अगर मैं C2 करूं तब क्या होगा, R2 लिखोगे और यहाँ पर लिखेंगे K, ठीक है ना, और पावर क्या हो जाएगा N। अगर मैं कहूं दोनों का रेशियो ले लो आप, दोनों का रेशियो ले लो तो क्या हो जाएगा, R1 अपान R2 के कैंसिल हो जाएगा, और C1 अपान C2 होल पावर क्या हो जाएगा, N हो जाएगा। जैसे अभी आपने n-1 को सॉल्व किया, वैसे इस n को सॉल्व कर दो। क्या करो, लॉग ले लो आप, लॉग ले लेंगे, n की वैल्यू निकल जाएगी। n की वैल्यू अगर मैं डायरेक्ट लिखूं, अभी अभी आप लिखिएगा नहीं, अगर मैं डायरेक्ट लिखूं n इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ R1 अपान R2 और लॉग ऑफ C1 अपान C2, ये हो जाएगा n की वैल्यू निकालने के लिए। इस तरीके से हम लोग डिफरेंशियल मेथड का यूज करके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझा? तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिफरेंशियल मेथड? तो आपका जवाब होगा इन दिस मेथड वी यूज डिफरेंशियल रेट लॉ। डिफरेंशियल रेट लॉ, और डिफरेंशियल रेट लॉ आपका हमेशा इस फॉर्म में लिखा जाएगा। बात आई समझ में? तो आप इसको लिखो, इन दिस मेथड, इन दिस मेथड वी यूज डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन, डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। हो गया? कंसीडर, पैरा से कंसीडर वही ये वाला इक्वेशन, ए गिव्स पी, ए गिव्स पी if if the molar concentration, molar concentration of A is assumed to be C, A is assumed to be C, capital CA is assumed to be C, then we can write, then we can write dx upon dt proportional to C के पावर n। वहीं सामने लिखो n is order, n is order। dx अपॉन dt को क्या कहते हो आप, रेट कहते हो। इसको लिखो r करके, और प्रोपोर्शनल टू, आर प्रोपोर्शनल टू सी के पावर एन, आर प्रोपोर्शनल टू सी के पावर एन। ठीक है, बोलो। अब आप क्या करो, डिफरेंट कंसंट्रेशन पर आर को लिखो, दो कंसंट्रेशन लेकर के आर को लिखो। तो एट टू कंसंट्रेशन C1
and C2, we can write R1 proportional C1 के पावर n, R2 proportional C2 के पावर n, या R1 अपान R2 बराबर C1 अपान C2 का होल पावर n। क्या करना है अब? टेकिंग लॉग, हमारे हाथ में क्या लगेगा? लॉग ऑफ R1 अपान R2 इज इक्वल टू n लॉग C1 अपान C2, या फिर log R1 माइनस log R2, बोल भाई, n log C1 माइनस log C2, या n बरोबर क्या हो जाएगा? log R1 log R2 अपान log C1 log C2। ये n की वैल्यू यहां से निकल जाएगी।